हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 9th के गणित विषय पर है, जिसमें हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। जिसके बाद रूट वाले संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण किस प्रकार होता है इसको भी समझेंगे, और अंत में प्रश्नावली 1.2 का भी हल करेंगे। तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझा था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न संख्या, ये सभी संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या बनाती है। तो आपने अगर पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले, फिर इस भाग पर आए। अब आगे हम लोग बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका पढ़ाई जारी रहे। तो पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के परिभाषा को देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q इट नॉट इक्वल टू 0 हो। यह कंडीशन जरूर पालन होता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो सबसे पहले पाई आप लोग जानते होइएगा। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14123 जहां तक आप सक्षम हो वहां तक हो सकता है। या वे सभी संख्याएं जो अभाज्य हो और रूट में हो। अब यहाँ अभाज्य से मतलब है कि वैसी संख्या अभाज्य होती है जिसका सिर्फ HCF LCM सिर्फ 2 होता है, यानी गुणनखंड उसका सिर्फ 2 भाग में होता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं 2, इसका LCM अगर करते हैं 2 का, तो 2 एकम 2, यानी इसका 2 गुणनखंड ही होगा। उस प्रकार 3 का भी अगर LCM हम करते हैं तो 3 एकम 3, यानी 3 गुना 1, 5, 7, ये सभी संख्याएं अभाज्य होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। अगर उन अभाज्य संख्याओं पर रूट लगा दिया जाए तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी अपरिमेय संख्या है। या वे संख्या जो अशांत और अनावर्ती दशमलव हो, वे सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है। तथा वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहा जाता है। इसका परिभाषा है कि सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को हम R प्रतीक से प्रकट करते हैं, जहां R होता है यानी R यानी रियल नंबर। और वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। उसी में अगर हम शून्य लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य से पहले भी संख्याएं होती है और वो संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती है। तो 1, -1, -2, -3, -4 ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तथा इन्हीं सभी संख्याओं में अगर बट्टा लगा दिया जाए, यानी उनको अंश या हर के रूप में लिख दिया जाए, तो वे भिन्न संख्या हो सकती है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं -5/4 या -7/2। इधर लिख सकते हैं धनात्मक संख्या में 6/2, 5/3, 4/8 या कुछ भी, कोई भी हर अगर हम उसमें लगा देते हैं, अंश और हर के रूप में लिख देते हैं, तो वह भिन्न संख्या हो जाती है। जीरो भी भिन्न संख्या हो सकती है। जीरो में भी अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या से, पूर्णांक से भाग दे देते हैं तो वह भिन्न संख्या में बदल सकता है, जैसे 0/1। और इन्हीं सभी संख्याओं का आपने पढ़ा है परिमेय संख्या में कि इन्हीं सभी संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्या। इन्हीं सभी जो परिमेय नहीं है, जैसे पाई हुआ आपको, √2, √3, √5, यानी वे सभी अभाज्य संख्या जिनके पर रूट हो वे, और वे सभी अशांत अनावर्ती दशमलव इत्यादि, ये सभी
अपरिमेय संख्या है। और इन्हीं अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का संग्रह, इन्हीं सब का संग्रह आपको कहलाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप समझ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो इसके लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे स्केल और प्रकाल का। स्केल प्रकाल की सहायता से हम संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कर सकेंगे। तो हम यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब हमने यहाँ एक संख्या रेखा बना लिया और यहाँ एक इकाई का माप लेंगे हम। एक इकाई का इसको संख्या रेखा पर आधार मान लेते हैं और एक ही इकाई का हम लंब भी ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे ए, बी और इसको सी, तथा ए से सी को मिला देंगे। ए से सी को मिला दिए। अब हमने यहाँ आधार लिया है एक इकाई तथा लंब भी लिया है हमने एक इकाई। हो गया। तो आधार और लंब ले लिया हमने। यह बन गया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के सामने के भुजा को विकर्ण कहा जाता है। अब एक पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र दिया था, विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण जो है AC है, तो लिखेंगे यहाँ AC स्क्वायर बराबर आधार है AB स्क्वायर प्लस लंब है BC, तो BC स्क्वायर। चूंकि हमने आधार और लंब को एक एक इकाई लिया है तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर हमारा AC है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर आके यह रूट हो जाएगा। तो AC बराबर होगा √2। हम लिख देंगे AC बराबर √2। चूंकि संख्या रेखा पर हमको √2 को लाना था, लेकिन अभी तो यह AC यहाँ आ गया, तो इसको संख्या रेखा पर लाने के लिए हम करेंगे क्या कि प्रकाल के माध्यम से जितना हमारा AC है उतना ही का हम एक आर्क खींचेंगे और उस को संख्या रेखा पर मिलाएंगे। तो यह हमारा आर्क हो गया। अब देखते हैं हम कि हमारा इस 0 से लेकर और यहां तक का जो दूरी है वही दूरी हमारा हो रहा है √2। तो हम इसको लिख देंगे √2, यानी यह आर्क जो है यही आर्क हमारा √2 को बता रहा है। संख्या रेखा पर यही आर्क √2 है। अब इसको हम एक आकृति में बदल देंगे। एक इकाई का हमारा यह आकृति है, को इससे मिला दिए और फिर इसको मिला दिए, हमारा √2 बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार आप √3, √5, √7 का भी आप संख्या रेखा पर निर्धारण कर सकते हैं। तो हम प्रश्नावली 1.2 को बनाते हैं। हर वीडियो के तरह आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रश्नावली के हर प्रश्न को स्वयं से बनाने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद भी आप प्रश्न को स्वयं से हल करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाएंगे। आपका 1 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है आपको परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है, जिसे आपने कंसेप्ट में अच्छा से समझा था। अब आपका प्रश्न 1 का दूसरा नंबर प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन असत्य है। अब असत्य कैसे है आप इसको अच्छे से समझें कि संख्या रेखा पर कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं वर्गमूल अच्छी तरह से जानते हैं कि √4 का वर्ग आपको 2 होता है वर्गमूल, √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल
4 होता है। ये सभी धनात्मक संख्या है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होगा। संख्या रेखा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बीच में शून्य होता है, इधर 1 हो गया, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ ये शून्य से के बाद ही प्राकृतिक संख्या होता है, इधर ही एक प्राकृतिक संख्या होता है। और यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या हो, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होते हैं और प्राकृतिक संख्या के वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे। धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इसलिए संख्या रेखा पर के सभी बिंदु जो होते हैं ऋणात्मक और धनात्मक, इसमें धनात्मक बिंदु ही का आपको वर्गमूल धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी वर्गमूल ऋणात्मक में आता ही नहीं है। इसलिए यह क्वेश्चन आपका यह प्रश्न असत्य है। एक का ही तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी आपको प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, उसके बाद जो है आपको ऋणात्मक संख्या भी आते हैं, भिन्न वाले संख्या भी आते हैं, और अपरिमेय संख्या में आपको पाई आते हैं, √2 आते हैं, √3 आते हैं, या अशांत अनावर्ती दशमलव भी आते हैं, इत्यादि आते हैं। तो यह कहना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वह सिर्फ अपरिमेय संख्या होता है, तो यह बात गलत है, यह असत्य है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चूंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ चुका है कि सभी अभाज्य संख्या के अंडर रूट, जैसे √2, √3, √5 या 11, 13 इत्यादि के अंडर रूट जो होते हैं वही अपरिमेय होते हैं। जबकि भाज्य संख्या जैसे 4 के अंडर रूट, इसका वर्गमूल आपको 2 होगा। 9 के अंडर रूट, इसका वर्गमूल आपको 3 होगा। 16 इत्यादि के वर्गमूल, यानी भाज्य संख्या जो भी हैं उनके अंडर रूट अगर करते हैं तो उनका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि वह कथन असत्य है। जैसे क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, जैसे आपको √2, √3, √5, √7, यानी वे सभी अभाज्य संख्या जिनका अंडर रूट होता है तो वे अपरिमेय होंगे। लेकिन धनात्मक संख्या में जैसे आपको 4 हो गए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, आपको 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, कि सभी धनात्मक संख्या का अंडर रूट जो होता है वह वर्गमूल अपरिमेय होता है। यह कथन आपका असत्य है। अब इस तीसरे प्रश्न का समाधान हम लोग करेंगे। लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोगों को √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ 1-1 सेंटीमीटर का हम लोग बिंदु लेंगे। बीच में आपको शून्य हो गया, +1, +2, +3, +4, +5, उसके बाद इधर -1, -2, -3, -4, -5। क्योंकि संख्या रेखा पर हमें √5 को निरूपित करना है, तो √5 हमेशा धनात्मक की तरफ होता है, ऋणात्मक की तरफ नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ 2 सेंटीमीटर का आधार लेते हैं और इसी पर से 1 सेंटीमीटर का हम लंब लेंगे। तथा हम इसको इस 0 से जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात हम इसका नाम देंगे। जैसे यह हमारा 2 सेंटीमीटर का हो गया, यह 1 सेंटीमीटर का हो गया, यह आधार है
यह लंब हुआ। तो अब हमें निकालना क्या है, कर्ण, विकर्ण निकालना है। चूंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा विकर्ण होता है। चूंकि ये हमारा त्रिभुज हुआ ABC, तो लिखेंगे यह समकोण त्रिभुज है, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हमारा विकर्ण जो है वह है AC का स्क्वायर बराबर आधार जो है इसमें हमारा है BC, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस लंब है हमारा AB का स्क्वायर। तो इसमें आधार जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस लंब जो है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद AC स्क्वायर, AC बराबर होगा, स्क्वायर इधर से हम हटाएंगे, इधर ले आकर रूट में कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा आपको 4 प्लस 1, तो AC बराबर होगा 4 1 5 √5। चूंकि हमको जो है √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, लेकिन अभी हमारा √5 यहाँ आया, तो इसको हम प्रकाल के माध्यम से एक आर्क खींचेंगे जिसका लंबाई लेंगे हम इस C बिंदु से O बिंदु तक, और लेकर यहाँ से एक आर्क खींच देंगे, और वही बिंदु जो होगा वही हमारा √5 हो जाएगा। तो यहाँ ये बिंदु जो हुआ, यह बिंदु ही हमारा √5 हुआ। इस 0 से लेकर और इस 2 के बाद इस बिंदु तक जो हमारा जगह है यही √5 हुआ। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को दिखा सकते हैं। अब यहाँ आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। ये वर्गमूल सर्पिल का हम लोग रचना करेंगे। इसमें बता रहा है कि एक इकाई का हम एक आधार लेंगे, उस पर एक इकाई का एक लंब लेंगे और उसको मिला देंगे। जिस तरह हम लोगों ने √2 बनाया था, √5 बनाया था, उसी प्रकार हम लोगों को यह वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। फिर उस पर एक इकाई का लंब लेंगे और उसके बाद इसको मिला देंगे, √3 हो जाएगा, उसके बाद √4 होगा, √5 होगा। तो देखिए हम कैसे इसको मिलाते हैं। इसे भी हम स्केल और प्रकाल के माध्यम से ही बनाएंगे। यहाँ हम इसके लिए एक बिंदु लेंगे, मध्य में केंद्र मानेंगे इसको, और इस केंद्र को हम O मान लेंगे, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर का हम एक इकाई मानेंगे। 2 सेंटीमीटर का एक इकाई लिया हमने, यह हो गया मेरा आधार, और इस पर हमें उतना ही 2 सेंटीमीटर का यानी एक इकाई का ही हमको लंब लेना है। एक इकाई का हम लंब लेंगे। ऐसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा किस प्रकार हम आर्क खींचकर इसको मिलाते हैं। तो अब इसको हम मिलाएंगे। चूंकि हमारा एक इकाई ये है और एक इकाई ये हुआ, तो ये हमारा √2 हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा है। फिर हम यहाँ से एक इकाई का लेंगे, आर्क काटेंगे। हम यहाँ से फिर एक इकाई लेंगे और इसको इस कटान बिंदु से मिला देंगे, और यह एक इकाई हुआ। अब फिर यह आपको पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके यह हमारा कर्ण हो गया। यह हो जाता है √3, 2 और 1 √3। फिर हम यहाँ से काटेंगे इसको। अब फिर हम यहाँ से एक इकाई लेंगे और इसको मिलाएंगे। जब हमने इसको एक इकाई लिया, ये हो गया हमारा लंब, और यहाँ से हम फिर कर्ण मिलाएंगे। मिला दिए। अब √3 में √1 जुड़ेगा तो √4 हो जाएगा। √4 का मतलब होता है 2, √4 का वर्ग होता है 2। फिर यहाँ से हम काटेंगे इसको। इस पर आप इस कटान बिंदु को चांद के माध्यम से भी बना सकते हैं, या 8वें क्लास में आपने सीखा होगा।
उस तरह से हम इसको फिर काटेंगे और मिलाते जाएंगे। यहाँ आपको आ जाएगा √5, इसको मिला देंगे √5, इसको हमने फिर मिला दिया, वही पाइथागोरस प्रमेय से इसको मिला दिया, 1 इकाई लिया और इसको पाइथागोरस प्रमेय से √5। इस प्रकार ऐसे करते 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 हम इसको पूरा ले आकर यहाँ सटा देंगे और हमारा वर्गमूल सर्पिल हो जाएगा। तो ये आप लोग फुर्सत के समय में करके देखिएगा, ऐसा ही होता है, एक एक इकाई का लेते 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 ऐसे या आके जुड़ जाता है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसे एक वर्गमूल सर्पिल की रचना कर दिया है। आप लोगों को तरीका मैंने बता दिया है कि वैसे ही 1 इकाई जोड़ेंगे, 1 इकाई √2 होगा, उसके बाद फिर उसमें 1 इकाई जोड़ेंगे, फिर √3 हो जाएगा, फिर उसमें 1 इकाई जोड़ेंगे, √4 हो जाएगा, फिर उसमें 1 इकाई जोड़ेंगे, √5 हो जाएगा, फिर उसमें 1 इकाई जोड़ते जाएंगे आपको √6 हो जाएगा, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे उसमें √7 हो जाएगा, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे √8 हो जाएगा, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे √9 हो जाएगा। √9 का आपको 3 होता है, यानी 3 इकाई 2 सेंटीमीटर का हमने 1 इकाई लिया था। उसके बाद फिर 1 इकाई जोड़ेंगे √10 हो जाएगा, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे √11, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे √12। आपका यहाँ सब 90 डिग्री का कोण बनते जाएगा। फिर उसमें 1 इकाई जोड़ेंगे, फिर 1 इकाई जोड़ेंगे, ऐसे करते करते 16 इकाई पर जाकर यह सर्पिल आपस में सट जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त में 4 90 डिग्री के कोण होते हैं, तो एक वर्गमूल सर्पिल में आपको √16 यानी 4, √16 का वर्गमूल आपको होता है 4। तो 4 इकाई का उसमें लंब होगा और 1 इकाई में 90 डिग्री होता है। तो ऐसे यहाँ 90 डिग्री फिर जोड़ेंगे 180, फिर यहाँ 90 जोड़ेंगे 270, फिर यहाँ 90 जोड़ेंगे 360, 16 पर जाकर यह सट जाएगा। इसको इसलिए नहीं सटाए हैं हम कि थोड़ा जगह इसमें रहे, √16 पर जाकर यह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका यह वीडियो प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर दें, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।